हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर सीबीएसई क्लासेस। ये क्लास 11th के लिए सेट्स पर बेस्ड हमारा 14th वीडियो लेक्चर। इसके पीछे के लेक्चर्स में हमने वेन डायग्राम के बारे में पूरी डिटेल से स्टडी की। वेन डायग्राम के विषय में हमने 4 वीडियो लेक्चर डाले हुए हैं, जिसको आप देख लीजिए ताकि वेन डायग्राम का पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वेन डायग्राम के बाद ये हमारा लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स आता है। ओके, कुल मिला के देयर आर 6 लॉज हैं इसमें। कौन कौन से? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमार्गन, इडेम्पोटेंट, आइडेंटिटी, ऐसे करके कुल मिला के 6 लॉज हैं। उन्हीं 6 लॉज के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से स्टडी करेंगे वन बाय वन। क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं इडेम्पोटेंट लॉ। इस 6 लॉज में डिमार्गन लॉ जो है वो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आते भी हैं। ये सब कई किसी बुक्स में प्रूफ नहीं दिया है, ऐसे ही केवल लॉज को लिख दिया है, लेकिन डिमार्गन का प्रूफ दिया है। लेकिन हम ऑल द 6 जो थियरम्स हैं, ऑल द 6 जो लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स है, सबका हम प्रूफ भी देखेंगे, कैसे हम लॉजिकल मेथड से उसको प्रूफ करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है। इडेम्पोटेंट लॉ ये कहता है किसी भी सेट का सेल्फ उसी सेट के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन लें तो सेल्फ वही सेट आ जाता है। यही हमारा इडेम्पोटेंट लॉ है। ओके, अगेन लिसन, कोई भी सेट है, सेट मीन्स फॉर एनी सेट है, एम्प्टी नॉन एम्प्टी जो भी सेट हो। ओके, अगर कोई सेट है तो उस सेट का उसी सेट के साथ यूनियन लें या किसी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो जो रिजल्ट होता है वो सेल्फ वही सेट आ जाता है। वही मैंने यहां लिखा है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू आल्सो ए। अब इसको लॉजिकल मेथड से प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यह देखिए कि दो सेट्स इक्वल कब होते हैं। इक्वल सेट्स को मैंने डिफाइन किया हुआ है, अगेन आप लिसन कर लीजिए। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? तो 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट, देयर कार्डिनल नंबर आर सेम एंड आल्सो द एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम। दोनों के कार्डिनल नंबर सेम हो। सेट ए में अगर 3 एलिमेंट है तो सेट बी में भी 3 एलिमेंट हो, और सेट ए में जो 3 एलिमेंट हो ठीक वही एलिमेंट सेट बी में भी हो, तो वो दोनों सेट्स इक्वल कहे जाते हैं। ये तो इक्वल सेट्स का डिफिनेशन है, जैसा कि आप पहले से जानते ही हैं। एक और इक्वल सेट्स का डिफिनेशन हम यहां बताने जा रहे हैं, और उसी को हम बेस बना के ये सभी लॉज को हम प्रूव करेंगे। ओके, तो सुनिए, न्यू डिफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स क्या हो सकता है? 2 सेट्स व्हेन दे आर सेड टू बी इक्वल। तो इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए, पहला सेट दूसरे का सबसेट हो और दूसरा भी पहले का सबसेट हो, ये ऐसे कह सकते हैं इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर। दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो, तो इस केस में वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी। चलिए यहां देख भी लेते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3। ये अभी मैं जो एग्जाम्पल लिखा हूं इससे क्या क्लियर हो रहा है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए। जाहिर सी बात है कि ए के सब एलिमेंट बी में है, बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर नॉट इन ए। A is a subset of B, but B is not a subset of A. A तो B का सबसेट है लेकिन B नहीं है, तो नहीं है, तो इस केस में हम A is equal to B भी नहीं कह सकते। A is equal to B नहीं बोल सकते, A is not equal to B, क्योंकि इसमें इसका कार्डिनल नंबर 2 है, इसका कार्डिनल नंबर 3 है, ऐसे इक्वल नहीं हो। सपोज अगर 3 को मैं इरेज कर दूं, डिलीट कर दूं, और A is equal to 1 2 और B is equal to भी 1 2 हो, तो यहाँ पे हम A सबसेट ऑफ B लिख सकते हैं, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A are also the elements of set B and B is also a subset of A. B भी एक सबसेट है, क्यों? क्योंकि all the elements of set B are also the elements of set A। और ऐसे केस में दोनों सेट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम एक न्यू डिफिनेशन ये जान लिए कि दो सेट्स कब इक्वल होंगे। तो अगर पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट हो और दूसरा भी सेट पहले सेट का सबसेट हो, तो ऐसे केस में भी दोनों सेट्स इक्वल होते हैं। 2 sets are said to be equal if they are subset of each other। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे ये जो इडेम्पोटेंट लॉ में फर्स्ट है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए आएगा भी। आप ए में कोई एलिमेंट लेके देख लीजिए, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 है, अगेन ए इज इक्वल टू 1 2, देन ए यूनियन ए इज इक्वल टू आल्सो 1 2, यही आ जाएगा। चलिए तो वेरिफिकेशन हो गया। हम लॉजिकल मेथड से कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे जो ए यूनियन ए है इज आल्सो अ सेट। किसी सेट का किसी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो जो मिलेगा डेट इज आल्सो अ सेट, वो भी एक तरह का क्या होगा? सेट ही होगा। ओके, और इधर जो ए है वो तो सेट है।
तो इन दोनों सेट्स को अगर हमें इक्वल दिखाना है, तभी मैं बताया हूं टू सेट्स कब इक्वल होंगे, अगर पहला सेट दूसरे का सबसेट हो और दूसरा पहले का सबसेट हो। देखिए यहाँ ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए हो, तो ये दोनों सेट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना हो तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, हमें ये शो करना पड़ेगा कि ए यूनियन ए इज ए सबसेट ऑफ ए, ओके, एंड ए इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। आई मीन ए यूनियन ए का सबसेट हो और ए भी ए यूनियन ए का सबसेट हो, तो ऐसे केस में ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? आई मीन ऐसे भी कह सकते हैं LHS इज ए सबसेट ऑफ RHS एंड RHS इज ए सबसेट ऑफ LHS। अगर ऐसा हो जा रहा है तो LHS इक्वल टू हमारा RHS हो जाएगा। क्लियर? यही लॉजिक लगा के हम इस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक, अब सबसेट कब होता है ये भी जान लीजिए। ए बी का सबसेट कब कहलाएगा, जब ए के सभी एलिमेंट बी में हो। अगर ए में कोई एलिमेंट एक्स है तो अगर वही एक्स बी में भी हो जाए तो हम ए इज सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं। क्लियर? अब बी सबसेट ऑफ ए कब कहेंगे, अगर बी में कोई एलिमेंट वाई है तो वही वाई अगर ए में भी हो तो हम बी इज सबसेट ऑफ ए कह सकते हैं। क्लियर? चलिए यही सब लॉजिक लगा के हम इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे प्रूफ होगा। तो हम अभी हमने क्या बताया कि इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है तो पहले LHS इज ए सबसेट ऑफ RHS दिखाना है और दूसरे केस में RHS इज सबसेट ऑफ LHS। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं, तो हम क्या मानेंगे, लेट सबसे पहला स्टेप यही है, ये जो इसके लॉ या अलजेब्रा सेट्स में हम 6 थ्योरम्स की स्टडी करेंगे और 6 थ्योरम्स में यही सब पैटर्न फॉलो होंगे। तो अभी केयरफुली वॉच कीजिए। लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन A, ये मैंने लेट किया, मैंने क्या लिस्ट किया, A यूनियन A का कोई एलिमेंट x है, A यूनियन A का कोई एलिमेंट x है। तब यूनियन ऑफ सेट्स पीछे के लेक्चर्स में देख लीजिए, आप देखे भी होंगे कि अगर x बिलोंग्स टू A यूनियन B था तो हमारा क्या रिजल्ट निकल गया था, डबल इंप्लाई। अगर x बिलोंग्स टू A यूनियन B है, इसका मतलब हुआ इट मींस x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। आई मीन कोई एलिमेंट A यूनियन B में है तो वह एलिमेंट A में ढूंढने पे मिल जाएगा, अगर A में नहीं मिल रहा है तो वह एलिमेंट B में ढूंढने पे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि A यूनियन B में कोई एलिमेंट हो और वह एलिमेंट A में भी ना हो B में भी ना हो, ऐसा नहीं होगा। अगर A यूनियन B में कोई एलिमेंट है तो वह A में श्योर होगा, अगर A में नहीं मिल पा रहा है तो B में श्योर होगा, कोई ना कोई एक में तो होगा ही होगा। तो वही मैं यहाँ लिखा कि अगर x A यूनियन B में है तो वह x A में होगा, अगर A में नहीं है तो वह x B में होगा। क्लियर? ऐसे देख भी सकते हैं A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 2 3, देन A यूनियन B इज इक्वल टू व्हाट 1 2 3। तब A यूनियन B में जो भी एलिमेंट आए हैं, सपोज ये x है तो x A में होगा, ढूंढिए। 1 ये क्या है, 2 ये क्या है, 3 A में नहीं है, A में नहीं है तो B में मिल गया, किसी न किसी में तो मिल ही रहा है, वही मैं यहाँ पे लिखा। तो ये स्टेटमेंट में जहाँ यूनियन ऑफ टू सेट्स का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैं ये नोट करके ये स्टेटमेंट लिखवाया। तो इस स्टेटमेंट के बेस पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए x बिलोंग्स टू A यूनियन B का मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। x बिलोंग्स टू A यूनियन A का मतलब क्या होगा, व्हाट डज इट मीन, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। यहाँ B के प्लेस पे भी तो यही है, तो अगेन हम ये लिख लेंगे x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A, दोनों को रिपीटेशन कर लिया। अब 2 बार रिपीटेशन करने से कोई फायदा नहीं, देयर इज नो यूज, इसको हम सिंगल एक बार लिख सकते हैं। आई मीन x बिलोंग्स टू A। ओके, अब देखिए क्या कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन निकला कि यहाँ x A यूनियन A में है, x कोई एलिमेंट है जो A यूनियन A में है और वही x A में भी है। जैसे कोई एलिमेंट A में है, अगर वही एलिमेंट B में भी है तो A इज सबसेट ऑफ B। यहाँ x A यूनियन A में है और वही x A में भी है, आई मीन A यूनियन A जो है वो A का क्या हो गया, सबसेट हो गया। यहाँ डाइटिश करके लिख सकते हैं क्या, A यूनियन A इज ए सबसेट ऑफ A, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, तो ये मैंने क्या प्रूफ कर दिया, LHS इज ए सबसेट ऑफ RHS। अब सेकंड केस में क्या प्रूफ करेंगे, RHS इज ए सबसेट ऑफ LHS। तो यहाँ पे लेट करेंगे क्या, नाउ लेट y बिलोंग्स टू A, ये वाला RHS मैंने लिया है कि कोई एलिमेंट y है जो कि A में है। अब हमें क्या दिखा देना है कि अगर y A में है तो वही y इसमें भी होना चाहिए।
ए यूनियन ए में भी, तभी हम ए को ए यूनियन ए का सबसेट कहेंगे। तो y बिलोंग्स टू ए को क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए। कितने भी बार लिखे उससे क्या मतलब है, उसी चीज को मैंने रिपीट कर लिया, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए। ओके, प्रूफ करने के लिए y बिलोंग्स टू हम क्या लिख सकते हैं, अब जहां बीच में r लगा हो तो वो यूनियन होता है, अगर एंड लगा हो तो इंटरसेक्शन होता है। आप यूनियन का डेफिनेशन जाके देख लीजिए, y बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो r है तो यूनियन लगता है, अगर यहाँ एंड है तो इंटरसेक्शन लगता है। क्लियर? तो यहां से क्या मिला, y a में है, y कोई एलिमेंट है जो कि a में है, और वही y a यूनियन a में भी है। इसका मतलब क्या हुआ, a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन a, दैट इज a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन a। दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 and 2 से देख लीजिए, LHS इज अ सबसेट ऑफ RHS एंड RHS इज अ सबसेट ऑफ LHS। अगर ऐसी कंडीशन बन जा रही है तो हम दोनों सेट्स को क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट व्हाट, A यूनियन A इज इक्वल टू A। ओके, ऐसा ही सिंपल सा हम प्रूफ कर देंगे। और सब बुक्स में कुछ अलग तरीके से भी दिए गए हैं, लेकिन लॉजिकल मेथड्स हम इसको बेस बना के किसी भी थ्योरम्स को हम प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? ये तो इसका प्रूफ था, चलिए अब इसका भी प्रूफ देखते हैं। ठीक यही पैटर्न हमें फॉलो करना है, ये सेकंड के लिए ही नहीं बल्कि आगे जो थ्योरम्स हम पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिमॉर्गन डिस्ट्रीब्यूटिव, उन सब में भी यही पैटर्न फॉलो करना है हूबहू। ये तो एक इक्वेशन 1 मैंने बनाया है, इक्वेशन 2 को भी बनाया हूं, लेकिन बुक्स वगैरह में सिमिलरली करके लिख दिया है, सेकंड वाले को नहीं बनाया, अगर हूबहू ऐसा ही है तो। क्लियर? लेकिन हमने दोनों को दिखाया ताकि पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कभी कभी सिमिलरली का भी यूज कर लिया करेंगे अगर सेम पैटर्न मिलता है तो। अब हम इसको इरेज कर ले रहे हैं। चलिए सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड का कैसा प्रूफ होगा। तो सेकंड में हमें दिखाना है ए इंटरसेक्शन ए इज आल्सो ए। ओके, तो हम क्या दिखाएंगे, LHS इज अ सबसेट ऑफ RHS एंड RHS इज अ सबसेट ऑफ LHS। आई मीन कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन ए में है, अगर वही एलिमेंट ए में भी मिल जा रहा है तो हम ए इंटरसेक्शन ए को ए का सबसेट कहेंगे। फिर सेकंड केस में हम कोई एलिमेंट y लेट करेंगे जो कि ए में है, अगर वही y इसमें भी है तो ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। लेट x बिलोंग्स टू व्हाट, दिस LHS। LHS मींस ए इंटरसेक्शन ए। ये क्या इंप्लाई करता है, तब जहां मैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को जिस लेक्चर में मैंने बताया है वहां पे मैंने नोट में ये लिखवाया है कि अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो तो व्हाट डज इट मीन, ये क्या इंप्लाई करता है, डबल इंप्लाई है। x बिलोंग्स टू ए, यहाँ एंड लगा होता है, एंड x बिलोंग्स टू बी। अगर यही यूनियन रहता है तो यहाँ और का यूज किया जाता है, ओवर, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में यहाँ एंड होता है। क्यों एंड, क्यों आर? आई मीन कोई एलिमेंट x कोई एलिमेंट है, अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है तो वह एलिमेंट गारंटेड ए में होगा, और एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, एंड लगा है और बी में भी होना चाहिए। जब तक दोनों में नहीं होगा तब तक इंटरसेक्शन में कहां से होगा। क्लियर? दोनों में ही गारंटेड होनी चाहिए। ये डबल इंप्लाई का मतलब पीछे से, अगर x ए में है, कोई एलिमेंट है वो ए में है और वही एलिमेंट बी में भी है, तो इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो वही एलिमेंट इंटरसेक्शन में भी गारंटेड हो जाएगा। आई मीन पीछे से ऐसे ही बोला जा सकता है, यही डबल इंप्लाई का मतलब। तो यहाँ पर चलिए यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं, तो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, तो x बिलोंग्स टू ये b मीन सेकंड सेट, तो सेकंड सेट भी तो वही है, ऐसे हो गया x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए, तो दोनों तो एक ही चीज है। तो दो बार लिखने से क्या मतलब, एक बार लिख लीजिए। आई मीन व्हाट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए। क्लियर? अब देखिए x ए इंटरसेक्शन ए में है और वही x ए में भी है। क्लियर? जो ए इंटरसेक्शन ए के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ए में भी है, इसका मतलब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन ए का सबसेट हो गया। यहाँ डाइटिश करके क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इज आवर इक्वेशन 1। ओके, तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, LHS इज अ सबसेट ऑफ RHS। अब RHS को भी LHS का सबसेट प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, y मान लीजिए, y बिलोंग्स टू RHS। यहाँ पे नाउ लेट व्हाट, y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a मींस व्हाट। अब हमें यहां तक आना है तो इसको टारगेट बनाते हुए एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, y बिलोंग्स टू a
implies y belongs to a and y belongs to a। ओके, 2 बार लिख दीजिए, उससे क्या मतलब, ठीक, इसलिए लिखे ताकि आ जाए। अब एंड लगा हुआ है बीच में, ये कैसे कंबाइन होता है? अगर और लगा होता है तो इन दोनों के बीच यूनियन लग जाता है, अगर एंड लगा है तो दोनों के बीच इंटरसेक्शन लग जाएगा ऐसे। अब एक y बिलोंग्स टू ए है, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, क्लियर? इसका क्या मतलब है? अगर y a में है और वही y a इंटरसेक्शन a में है, इसका मतलब कि a जो है वो सबसेट हो गया किसका? a इंटरसेक्शन a का। दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब देख लीजिए फ्रॉम 1 and 2 से, दिस सबसेट ऑफ दिस एंड दिस सबसेट ऑफ दिस, LHS इज अ सबसेट ऑफ RHS एंड RHS इज अ सबसेट ऑफ LHS। आई मीन दोनों सेट्स क्या हो गए? इक्वल, a इंटरसेक्शन a इक्वल टू हो गया इडेम्पोटेंट ला प्रूफ। ओके, ये हमारा फर्स्ट थ्योरम था। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड इज आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी लॉस इसको कहते हैं, इसको इडेम्पोटेंट ला कहते हैं। चलिए जो लिखे हैं पहले उसको समझ लेते हैं कि मैंने लिखा क्या है। सबसे पहले आइडेंटिटी को समझ लेते हैं, आइडेंटिटी होता क्या है। ठीक, आप पीछे के क्लासेस में एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसे सब सुने होंगे। एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सभी सुने होंगे पीछे क्लासेस में, 9th 10th में, 6 7 8 से ही है ऐसे। पहले हम आइडेंटिटी के बारे में देखते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव मतलब एडिशन, एडिशन से संबंधित आइडेंटिटी, एडिशन से रिलेटेड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एडिशन से रिलेटेड आइडेंटिटी का क्या मतलब है? तो एडिशन से रिलेटेड आइडेंटिटी का यह मतलब है कि ऐसा कोई भी नंबर में, मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूं, क्लियर? अगर कोई रियल नंबर है तो एक ऐसा रियल नंबर ढूंढिए जिसको उसमें ऐड कर दें तो कोई फर्क ना पड़े। जैसे 5 है, मैं एडिशन की बात कर रहा हूं, क्लियर? जो ऑपरेशन है मेरा वो एडिशन का ऑपरेशन। अगर 5 है तो 5 में क्या ऐड कर दें तो 5 ही रह जाए, क्लियर? 5 में क्या ऐड कर दें तो 5 ही रह जाए। तो जाहिर सी बात है कि 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 ही रह जाएगा। ओके, तो जो 0 है वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, क्लियर? जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। एडिशन के लिए वो आइडेंटिटी का काम कर रहा है रियल नंबर के केस में। ओके, अब यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताना हो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स क्या है? रियल नंबर की मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई नंबर है तो उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, कोई रियल नंबर है तो उसको किस रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि कोई फर्क ही ना पड़े, मतलब वही नंबर ही आए सेम। जैसे 5 है तो 5 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 ही आए, तो यहाँ 0 नहीं होगा। 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 थोड़ा नहीं आएगा, तो क्या होगा? 5 में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है। आई मीन मल्टीप्लीकेशन के केस में जो आइडेंटिटी होता है वो 0 नहीं 1 होता है। तो 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि 0 को किसी चीज में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, इसलिए क्योंकि 1 में हम किसी चीज से, किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 क्या हुआ? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, क्लियर? तो ये सब तो आइडेंटिटी का था। अब यहाँ सेट्स की ना बात हो रही है, रियल नंबर की तो बात हो नहीं रही, सेट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जैसे ए कोई सेट है तो वहां तो 5 कोई नंबर था तो हम कोई नंबर ऐसा ढूंढते थे जिसको जोड़ने से फर्क ना पड़े, ऐड करने से फर्क ना पड़े, इसलिए हम एडिटिव आइडेंटिटी बोल रहे थे। यहाँ तो सेट ए है और यहाँ पर एडिशन या मल्टीप्लीकेशन जैसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो यूनियन और इंटरसेक्शन के केस में हमें डिस्कस करना है। तो कोई सेट ए है तो हमें एक ऐसा सेट ढूंढना है जिसके साथ इस सेट ए का यूनियन लें तो सेट ए ही आ जाए, मतलब कोई फर्क ना पड़े, सेट ए के सेट पे कोई फर्क ना पड़े, सेट ए ही सेल्फ आ जाए, क्लियर? तो अगर कोई सेट ए है तो सेट ए को छोड़ के एक 5 ही ऐसा सेट होता है, आई मीन एम्प्टी सेट ही एक ऐसा सेट है जिसके साथ अगर हम यू का इंटरसेक्शन यूनियन लें तो ये सेल्फ ए ही आ जाएगा, क्लियर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए के सेट पे, ए सेल्फ फिर ए ही आ जाएगा। कब? अगर हम 5 के साथ यूनियन लेते हैं तब। अगर 5 छोड़ के किसी भी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। ओके, ए तो नहीं आएगा, क्लियर? ए नहीं लेना है, ए मीन्स यहाँ पे फिर वही रिपीट नहीं करना है।
तो ए नहीं लेना तो ए को छोड़ के केवल फाई एक मिलेगा, ऐसा और कोई दूसरा सेट हमें मिलेगा ही नहीं। आई मीन फाई जो है वो क्या है, फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए, किस ऑपरेशन के लिए, तो फाई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट यूनियन के लिए है। क्यों है, क्योंकि फाई का किसी भी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेट खुद ही आ जाएगा। इसलिए फाई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट यूनियन का कहेंगे। जैसे जीरो को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं एडिशन के लिए, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं रियल नंबर के लिए, वैसे ही हम फाई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे किसके लिए, यूनियन के लिए, किसी भी सेट के लिए। क्लियर। अब आइए इंटरसेक्शन के लिए हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है वही इंटरसेक्शन के लिए नहीं होगा, क्योंकि अब हमें इंटरसेक्शन के लिए ढूंढना है। ए कोई सेट है, तो अगर ए सेट है तो एक ऐसा सेट ढूंढिए जिसका हम ए से इंटरसेक्शन करें तो खुद ए आ जाए फिर। ओके, अगेन लिसन, ए कोई सेट है तो इस ए सेट का ऐसा सेट को ढूंढिए ए के अलावे जिसका हम ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो खुद ए ही आ जाए। तो क्या फाई यहां पे काम करेगा, आई मीन ए इंटरसेक्शन अगर फाई ले लें तो क्या ए आ जाता है, ए नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन फाई तो हमारा फाई आ जाता है, ये थोड़ा नहीं है। आई मीन ये फाई बना दिया। मैंने क्या कहा कि ए का किसके साथ इंटरसेक्शन ले तो ए ही आए, तो ये यूनिवर्सल सेट ही है। ए में यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो ए आता है। क्लियर, क्योंकि ए इज इक्वल टू सपोज 1 2, यूनिवर्सल सेट तो इससे बड़ा होगा ही, 1 2 3 4 कुछ ऐसे। तो अब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लेंगे तो दोनों में ये 1 2 मैच कर रहा है। आई मीन 1 2 मीन्स व्हाट, ए आ गया ना, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। क्लियर। तो हमारा फाई जो है वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, और जो यूनिवर्सल सेट है, एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट दोनों के दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे। लेकिन फाई यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। क्लियर, यही मैंने यहां पे लिखा है, एम्प्टी सेट फाई is the identity element for union and universal set U is the identity element for intersection. Clear? चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं ताकि ये स्पेस बन जाए प्रूफ करने के लिए। इसको प्रूफ करेंगे तो मैं तरकीब बनाया, ये LHS है, ये RHS है, यहाँ पे ये LHS है और ये RHS है। क्लियर। अब देखते हैं प्रूफ कैसे होगा। हम क्या लेट करेंगे, लेट x belongs to A union phi। ओके, तो क्या इंप्लाई करेगा, अभी मैं थ्योरम 1 को भी इसी लॉजिक से प्रूफ किया हूं। अगर कोई एलिमेंट A यूनियन phi में है, कोई भी एलिमेंट A यूनियन B में है, तो वो एलिमेंट A में होगा या वो एलिमेंट B में होगा। तो अगर x belongs to A यूनियन phi है तो इसका क्या मतलब होगा कि x belongs to A होगा और x belongs to phi होगा। क्लियर। अब ये तो पॉसिबल है ही नहीं, कैसे पॉसिबल नहीं, क्योंकि x बिलोंग्स टू फाई कैसे पॉसिबल होगा, फाई इज एन एम्प्टी सेट, फाई तो एक एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या पॉसिबल है, केवल ये पॉसिबल है, x बिलोंग्स टू a। अब देखिए x a यूनियन फाई में भी है और वही x a में भी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x a यूनियन फाई में है और a यूनियन फाई का जो एलिमेंट है, a यूनियन फाई के सभी एलिमेंट a में है। आई मीन a यूनियन फाई क्या बन गया हमारा, सबसेट हो गया किसका, ए का। दिस इज आवर इक्वेशन 1। क्लियर। अब चलिए LHS इज अ सबसेट ऑफ RHS तो हो गया, अब RHS इज अ सबसेट ऑफ LHS अगर लेंगे तब कैसे होगा, देखिए नाउ लेट व्हाट y बिलोंग्स टू a, ऐसे कर दीजिए y बिलोंग्स टू a। इसका क्या मतलब है, y बिलोंग्स टू a मींस y बिलोंग्स टू a और y belongs to phi। ओके, मैंने ऐसे लिख लिया, y belongs to a means y implies y belongs to a और y belongs to phi। और कहेंगे कि ये क्यों लिखा है जब phi में y कहां से आ जाएगा, तो phi में y है नहीं, इन दोनों में से कोई एक ट्रू है। देखिए और करके लिखा है यहाँ पे, अगर y belongs to a है इसका मतलब क्या होगा कि अगर y a में होगा या y phi में होगा। ओके, दोनों में से किसी एक में होगा। क्लियर। अगर ये इम्पॉसिबल है तो ये है हमारा कंडीशन। क्लियर।
अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू, और के जगह पे क्या यूज किया जाता है, यूनियन, ऐसे। अब देखिए ए का जो एलिमेंट है वाई, ए के सभी एलिमेंट ए यूनियन फाइव में है, आई मीन ए इज ए सबसेट ऑफ, ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन फाइव, दिस इज आवर इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 से LHS is a subset of RHS, RHS is a subset of LHS, I mean A union phi is equal to A, hence proven। ओके, इसी तरह हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए, तो जाहिर सी बात है यही सब कंसेप्ट सब में लगाना है। जैसे सेकंड अगर प्रूफ करना है, अगर हमें ये सेकंड वाला प्रूफ करना है तो क्या लेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू, ये इरेज कर दे रहे हैं ऐसे, सबका लॉजिक वैसे ही है सब। ओके, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ओके, LHS। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन मीन्स यहाँ पे और नहीं लगेगा, एंड हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। क्लियर, एक्स ए में है एंड एक्स यूनिवर्सल सेट में। तो अगर एक्स ए में है और एक्स यूनिवर्सल सेट में है तो एक्स ए में तो होगा ही, कोई एक लिख लीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक्स ए इंटरसेक्शन यू में है, एक्स ए में है, आई मीन यहाँ पे ऐसे सबसेट आपको लिखा जा सकता है। फिर सेकंड केस में क्या लिखेंगे, वाई बिलोंग्स टू ए। वाई बिलोंग्स टू ए का क्या मतलब है कि वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में तो सभी होंगे, यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ एवरी सेट, ओके, अंडर कंसिडरेशन। तो अगर कोई एलिमेंट ए में है तो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में तो गारंटेड ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सभी सेट के एलिमेंट होते हैं। तो उसको मैंने लिख लिया। तो फिर यहाँ पर कोई एलिमेंट ए में है और वही एलिमेंट इंटरसेक्शन में भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन यू लिख सकते हैं। अब वाई ए में है और वाई इसमें भी है, आई मीन ए के जितने एलिमेंट हैं, ए के सभी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन यू में है, तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। सेकंड आ गया। अब फ्रॉम 1 and 2 से देख लीजिए, LHS इज ए सबसेट ऑफ RHS एंड RHS इज ए सबसेट ऑफ LHS। देन हम क्या लिख सकते हैं, ए ऐसे इज इक्वल टू दिस हैंड्स ग्रुप। ओके, ये हमारा सेकंड था। सेकंड क्या था, आइडेंटिटी ला, ठीक। अब थर्ड जो है वो कम्यूटेटिव ला है, देन एसोसिएटिव, देन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड देन डिमार्गन, ऐसे 6 लाज हैं। और जो बचे हुए जो 4 लाज हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर